धीराला तेरा कि ठीक है, आपने हेमा मालिनी को, हमने हेमा दिखाया, कैलाश खेर को हमें सुनाया, लेकिन क्या वहां के कलाकारों ने यहाँ के नरेंद्र सिंह नेगी को बुलाया है कभी? तो ऑक्सीजनेबल कहना कैलिएबल कुछ ना। हमारे साथ तो ये स्थिति रही, हैंड टू माउथ आर्टिस्ट है कि रंग कर्म और परिवार किसे प्राथमिकता दें, ये हर रंगकर्मी के समक्ष एक प्रश्न होता है। उत्तराखंड से इस वक्त जो अकादमिक पुरस्कार है वो नैनीताल के हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं मिस्टर ज़हूर आलम, और गढ़वाल से सौभाग्य से मेरा नाम आया है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता चला गया। मजरूब सुल्तानपुरी की ये पंक्तियाँ एक ऐसे शख्सियत के नाम जो केदार घाटी में जन्मा, जिसने श्रीनगर घाटी में अपना कर्म चुना, जो वर्तमान में दून विश्वविद्यालय के थिएटर डिपार्टमेंट में कार्यरत है। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रोफेसर राकेश भट्ट जी। नमस्कार। प्रोफेसर राकेश भट्ट जी, जिन्हें संगीत नाटक एकेडमी से रंगमंच में लोक गायन शैली पर महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हेतु चयनित किया गया है। तो मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि जब ये सूचना आपको मिली, आप कहाँ थे और क्या प्रतिक्रिया और क्या माहौल हुआ उसके बाद? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि इस इंटरव्यू के काबिल आपने अपने पेज के लिए, अपने चैनल के लिए मुझे इस लायक समझा। आपका सवाल था कि जब ये सूचना मुझे मिली तो मैं कहाँ था। इसकी सूचना आमतौर पर पब्लिक डोमेन में दी जाती है, भारत सरकार का बजट होता है और हर वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक मेरे ख्याल से आज से 4 या 5 दिन पुरानी बात होगी, मैं घर पर था, पत्नी मेरी घर पर नहीं थी, तो मन हुआ कि कुछ बाहर खाया जाए, क्योंकि यही मौका होता है बाहर खाने का भी। बिल्कुल। और मेरा छोटा बेटा साथ में था, तो उसने कहा पापा बाहर चलते हैं और कुछ अच्छा सा खाते हैं। तो मैंने कहा चलो बेटा। लगभग मैं 8:45 बजे के आसपास जब घर से चला तो एक रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर एक कॉल आई मुझे संगीत नाटक अकादमी के किसी अधिकारी की, तो कहने लगे कि आप लाइन पर रहें, कुछ हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो आमतौर पर संगीत नाटक अकादमी के प्रोजेक्ट्स हम लोग करते रहते हैं, तो मैं सोचा कि हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं उनके साथ। फिर वहाँ पर कोई दूसरे सज्जन, उनकी आवाज़ आई कि बधाई हो, आपको इस वर्ष का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है, जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। लोक रंगमंच और लोक संगीत के क्षेत्र में आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो कुछ देर तो जैसा कि आप जानती हैं, यकीन तो नहीं आया, और उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल नंबर पर हम ये गजट भी हमने नोटिफिकेशन में भेज दिया। मैंने खोला तो उस पर पूरी एक डिटेल थी, काफ़ी लंबी सूची थी, लगभग 80 या 85 लोगों के नाम थे, अलग अलग क्षेत्रों में जो संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं में, गायन कलाओं में जिनका अलग अलग योगदान है। तो मुझे तो थोड़ी सी तो असहज तो हुआ मैं उस सूची को देखने के बाद, क्योंकि मैंने शुरुआत का ड्राफ्ट तो पढ़ लिया, लेकिन सूची नहीं पढ़ पा रहा था मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा असहज हो गया था। तो मैंने बेटे को कहा, बेटा, मैंने कहा ऐसा इसमें कह रहे हैं, देखिए अगर मेरा नाम है तो बताओ। तो बेटे ने स्क्रॉल किया, देखा ये आपका नाम है, और उसने थंब दिखाया और मुझे लगा कि फिर उसने मुझे दिखाया। इत्तेफाक से मेरा उस वक्त चश्मा तो नहीं था, चश्मा पहनता हूँ मैं क्योंकि तभी देख पाता हूँ, और जब मैंने मोटे तौर पर जब उसने जूम किया तो फिर तो जो खाना आगे लगा हुआ था वो खा नहीं पाए हम, खुशी इतनी हुई। और बेटा को मैंने कहा कि खाना पैक कर दे, इस वक्त नहीं खा पाऊंगा मैं। बेटे ने भी देखा मेरी तरफ, उसने अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया और फिर हमने खाना पैक किया, सीधे घर में गए। और फिर जगह जगह फिर मैंने ये जब बात बताई तो सभी दोस्तों का, सभी शुभेच्छुओं का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, सबका खुश होना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि एक लंबा संघर्ष मैंने इस यात्रा में किया है। बिल्कुल सर, ये आपके लिए तो एक गर्व का विषय है ही, साथ ही साथ हमारे लिए, श्रीनगर घाटी के लिए, केदार घाटी के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए ये एक गर्व का विषय है। तो रीजनल रिपोर्टर परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस उपलब्धि के लिए देती हूँ। तो
ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? रंग कर्म का जो सिलसिला है वो कहाँ से जी शुरू जी, हुआ? मुझे ये लगता है कि बचपन में जब मैंने होश संभाला होगा, आंखें जब खुली होंगी, तो मैंने एक ऐसे माहौल में जन्म लिया, एक ऐसे वातावरण में मैं पला बड़ा हूँ जहाँ सांस्कृतिक रूप से हम लोग बड़े समृद्ध थे। मैं जिस गांव का हूँ उस गांव का नाम मंगोली है, उखीमठ क्षेत्र का। उखीमठ अपने आप में एक, उसे उषा की नगरी कहा जाता है, उषा अनिरुद्ध की नगरी कहा जाता है। और उससे बड़ी बात है कि कलाकारों की भूमि, जिसे चित्रलेखा की भूमि कहा जाता है। तो हमारे उखीमठ क्षेत्र में कलाकारी का जो आलम है वो बड़ा अपने चरम पर प्रारंभ से ही रहा है। हर इलाके में कलाकार, चाहे वो नृत्य कलाओं में हो, अभिनय कलाओं में है, रामलीला कलाओं में हो, पांडव कलाओं में हो, ये जो चित्रलेखा की भूमि है, यहाँ कलाकारों की भूमि माना गया है। हमारे परिवार में भी इसी तरह की कला का हस्तांतरण था। मेरे पिता, मेरे दादा या दूसरे और चाचा भाई बंधु वो रामलीलाओं में और अन्य तरह की नाट्य विधाओं में या गायन शैलियों में उनका एक, जैसे कह सकते हैं, अनौपचारिक रूप से उनका प्रतिभाग रहता था। तो वहाँ से एक अंदर से ही उस गुण का विकास मुझे लगता है कि हुआ, उनको देख करके, सुन करके, और थोड़ी बहुत ईश्वर प्रदत्त जो भी रहा होगा वो अपने आप में थोड़ा सा विकसित होता गया। हमारे यहाँ जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ पर आमतौर पर जो पंचायती कार्यक्रम है, जैसे पांडव नृत्य है, तो हमारे चौक में होता था। और मैं आपको बताऊं कि मेरी जो रंगमंच की प्रथम यात्रा है वो कक्षा 5 में मैं जब रहा हूँगा, या उससे भी कम, 4 या 5 में, तब मुझे कृष्ण बनाया जाता था उस पांडव लीला में। गाँव, अपने गाँव में। तो अगर पहला कदम मैंने रखा तो भगवान कृष्ण का अभिनय करके, और मैं समझता हूँ भगवान कृष्ण की कृपा है, वही मेरे आराध्य हैं और संपूर्ण कलाओं के वो निपुण हैं, तो वही मेरे प्रतीक भी हैं। उन्हीं को प्रतीक मान करके मैं अपने रंग कर्म आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ से फिर चलते 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 एक लंबी यात्रा है। फिर जैसे भी आपके प्रश्न होंगे। जिस हिसाब से, जैसे मैं आपको काफ़ी वर्षों से जानती हूँ, और एक मस्त परस्ती बोलेंगे या पाका मस्ती में जो आपने जीवन जिया, तो एक किशोर की तरह अगर हम देखें कि एक परिवार के वहन के लिए धन बल की भी एक आवश्यकता होती है, तो वो सारी जिम्मेदारियों को लेते हुए, रंग कर्म का जो एक जुनून था उस सबको लेते हुए, तो वो परिवार की क्या भूमिका रही और किस तरह से ये सब ताना बाना चलता रहा, कुछ स्मरण? हाँ, ये एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, बड़ा जेन्युइन सा प्रश्न है सब हर रंगकर्मी के लिए, कि रंग कर्म और परिवार किसे प्राथमिकता दें। ये हर रंगकर्मी के समक्ष एक प्रश्न होता है। और मुझे लगता है सिर्फ रंगकर्मी नहीं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हर इंसान के लिए एक बड़ा प्रश्न होता है, क्या परिवार देखें या समाज देखें। ईश्वर की ऐसी दया रही कि परिवार भी मेरा उस तरह के वातावरण में, क्योंकि उनको बचपन से पता था कि इसके जो गतिविधियां हैं, इसकी जो है सामाजिक रूप से सांस्कृतिक गतिविधियां में इसकी रुचि है। बचपन से ही मैं रामलीलाओं में, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में, कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स में छोटे छोटे पुरस्कार लाता गया। तो मेरे परिवार को ये एहसास था कि इसका मुख्य कार्य तो ये समाज में ये होने वाला है, संस्कृतिकरण होने वाला है। और हुआ ये ऐसे, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने काफ़ी एक्टिवली अपने कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स किए। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में तो तुमने शायद कई बार देखा होगा, वहाँ वैकुंठ चतुर्दशी का एक बहुत बड़ा मोड़ मेरे जीवन का है, जहाँ पर बहुत से इवेंट मैनेज करने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद जब मैं इन सब चीज़ों के बाद 94 या 95 के आसपास मैं जब श्रीनगर में आया, तो बगैर बनस्पत गांव के इलाके के, या जब मैं उससे पहले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्तुनी में था, उसके बनस्पत श्रीनगर में साहित्य संस्कृति का माहौल थोड़ा और विस्तृत था, थोड़ा और बड़ा था, उसका बड़ा फलक था। वहाँ पर बहुत से रंगकर्मी थे जिनका सानिध्य मुझे मिला। लेकिन महत्वपूर्ण जो मोड़ है वो 95 में, जब मैं प्रोफेसर D.R. पुरोहित के संपर्क में आया। इत्तेफाक ये था कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। श्रीनगर का उस मोहल्ला
वो डाक बंगला के नाम से जाते हैं। हाँ, तो प्रोफेसर पोरे साहब उसी मोहल्ले में रहते थे और मैं, चूँकि मेरे पिता सरकारी डिपार्टमेंट में थे, PWD में, तो हमारी कॉलोनी वहाँ थी। तो प्रोफेसर पुरोहित साहब, आपको तो शायद पता हो कि पिछली बार भी उनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल गया है। हाँ। और आज इस वक्त जो मुझे मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं का ये आशीर्वाद है, उन्हीं का प्रतिफल है, उन्हीं के योगदान से मिला है। उनके संपर्क में जब आया तो उन्होंने थोड़ा कुछ, हो सकता है कुछ संभावनाएं ऐसी देखी हों कि ये फोक में, गायकी में, नाटक में कुछ अलग से कर सकता है, तो वो मुझे ले गए। पहले वो शेलनेट नाम की एक संस्था में मुझे ले गए, जहाँ और भी लोग मुझे अच्छे वेल स्किल्ड जो लोग थे, जिसमें प्रोफेसर प्रकाश नौटियाल को मैं स्मरण करना चाहूँगा, मिस्टर NP सिंह, एक हमारे इंजीनियर साहब थे, मैं उनको स्मरण करना चाहूँगा, विमल बहुणा, बड़े वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उनका स्मरण करना चाहूँगा, और बहुत से लोग ऐसे थे। एक जैन साहब की मुझे मालूम है, उससे पहले SP मंगाई वहाँ पर काफ़ी काम कर चुके थे। उसी दौरान जब ये प्रोफेसर पुरोहित साहब मुझे वहाँ ले गए, तो इन लोगों से जब संपर्क हुआ तो एक और शख्सियत से हमारे वहाँ भेंट हुई, जिनका नाम था शिरीष डोभाल। अच्छा। जिन्होंने जो फाउंडर हैं शेलनेट के। तो इन सब से जब भेंट हुई तो सबने अप्रिशिएट किया, सबने मेरा सम्बल बढ़ाया और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं थिएटर में। और सच कहूँ तो उससे पहले जो थिएटर की जो बारीकियाँ हैं, उसका मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। कुछ इन लोगों के सान्निध्य में आकर के हिंदी थिएटर भी हमने काफ़ी किया, जिसमें अमदायु हमने किया, कथा शकार की हमने किया, बहुत से ऐसे नाटक हैं। लेकिन उसके बाद जो प्रोफेसर पुरोहित साहब का ये एक दृष्टिकोण था कि ये सब, मुझे याद है अभी भी वो दिन की जब वो कहते थे कि ये हम लोगों को जो अलग से एक रिकॉग्नाइजेशन है, एक अलग पहचान है, वो हमारे फोक थिएटर में मिलेगी। तो उनके फोक के प्रति जो उनका काम था, उससे प्रभावित होकर के, उनकी जिजीविषा से प्रभावित होकर, मुझे याद है कि 2001 में उन्होंने एक नाटक लिखा था, नंदा देवी राजजात। चूँकि उस वर्ष 2000 में राजजात हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया नाटक लिखा और हमने तो तैयार किया। मुझे उन्होंने उसका डायरेक्शन का काम दिया। तो श्रीनगर के बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को, जो हमारे साथी आज बड़े हो गए, सब अपने अपने कारोबार में हैं, सब उसमें एक बहुत बड़ी टीम उसमें जुटी। और टीम जब जुटी तो बहुत बेहतरीन काम उसमें हुआ, बहुत जगह उसके शोज हुए और लोगों ने एक फोक के प्रति अपने आप को बड़ा करीब पाया। श्रीनगर में ही? श्रीनगर में ही। और उसके अलावा जब हमने वो तैयार किया तो वो जगह जगह अलग अलग मेलों में हमें बुलाया जाने लगा। क्योंकि वो माहौल था नंदा देवी राजजात का, तो मुझे लगता है कि उस नाटक के भी 150 शोज हुए होंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत जो मैं जिसको मैं याद करना चाहूँगा, वो एक वर्कशॉप NSD की हुई थी श्रीनगर में। इससे पहले शायद था 99 में, ये मैं थोड़ा सा बैक जाऊँगा। शिरीष डोभाल जी एक वर्कशॉप लेके आए NSD का, जिसमें जो विद्याधर श्रीकला के अंतर्गत हुई थी, जिसमें 2 महत्वपूर्ण नाटक खेले गए, जिसमें एक 5 भाई कठैत और साधुनाम क्षेत्रपाल कुंवर करके, दोनों ये नाटक थे, पुरोहित साहब के लिखे हुए थे। और मैं सच कहूँ तो ये मैं मतलब प्रोफेसर पुरोहित साहब को मैं इन नाटकों के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत जो उनकी अभिरुचियाँ थी, उनकी प्रतिभा थी, या उनका जो इंटरेस्ट था, इन नाटकों से जान पाया। तो उन्होंने मुझे उसमें महत्वपूर्ण रोल दिए दोनों में, और सौभाग्य था कि 1 वर्ष बाद वो दोनों नाटक भारत रंग महोत्सव दिल्ली में हुए, और जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर मुझे मिला दोनों में, साधुनाम क्षेत्रपाल कुंवर, 5 भाई कठैत। और मुझे याद है कि जब पात्र परिचय हो रहा था अभिमंच NSD में, तो सारे हमारे दर्शकों ने खड़े होकर के मेरा अभिवादन किया, स्टैंडिंग ओवेशन हमें मिली, मुझे याद है। तो वो एक वहाँ से फिर लगा कि शायद इस काम को हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर जीवन में अगर किसी कर्म को बहुत महत्वपूर्ण रूप से चुना तो वो रंग कर्म था। फिर जब हम वापस वहाँ से आए, फिर चूँकि अब रच बस गए थे, तो ये अच्छा भी नाम हुआ था, दिल्ली के अंदर भी नाम हुआ, खुद हमारा अपना गुरुजनों की कृपा से उनका नाम हुआ। तो अब ले जाता हूँ मैं आपको 2002 में, जो एक महत्वपूर्ण
वो है चक्रव्यूह। चक्र। चक्रव्यूह चूंकि केदार घाटी का एक महत्वपूर्ण नाट्यकर्म है, बड़ा, इसे विराट नाट्य कहा जा सकता है, महानाट्य कहा जा सकता है। 98 में मुझे याद है कि पुरोहित साहब, मैं और हमारे कुछ साथी थे, जिसमें शैलेंद्र तिवारी, शैलेंद्र मैठानी, हम लोग मुखीमठ गए थे और वहाँ पर ये 98 में चक्रव्यूह हो रहा था। हालांकि हमने बहुत तरीके से देखा है चक्रव्यूह, लेकिन इस वर्ष हम एक नई खोज के लिए गए, एक नए डायमेंशन के साथ में गए। मुझे याद है कि टेप रिकॉर्ड हमारे होते थे, उसे हम संवाद टेप करने को पुरोहित साहब ने हमें दिया था, और रात को फिर हमने उन संवादों को सुन करके, फिर उनका एक सपना था कि इसको कभी हम गढ़वालीकरण करके इसका स्क्रिप्ट गढ़वाली करेंगे, इसका पूरा का पूरा जो फ्लेवर है वो पूरे गढ़वाली में करेंगे तो ये बहुत हिट होगा, ऐसा उनका कहना था। और 2002 में इस पर एक वर्कशॉप हुई, वो गांधारी गांव रुद्रप्रयाग के पास में ये प्रयोग किया गया, क्योंकि चक्रव्यूह की मान्यता ये है कि वहाँ किया जाए जहाँ जहाँ पांडव नृत्य हो रहे हैं। हमने बहुत से गांव ढूंढे और इसमें वो जो उस वक्त के जो नाम हैं, वो सुरेश काला इसके डायरेक्टर थे, BNA से आए थे। प्रेम मोहन डोभाल साहब जो हमारे अध्यापक, अब तो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने इसका कॉस्ट्यूम बनाया। संगीत का काम मुझे दिया गया और पुरोहित साहब की जो एक कॉन्सेप्चुअल जो डिज़ाइन था, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बहुत ही थिएट्रिक अप्रोच के साथ जो तैयार किया, और उसका जब म्यूजिक बना, उनकी बताई हुई जो धुनें थी, उन्होंने अलग अलग प्रयोग धर्मिता के आधार पर जो धुनें इसमें मुझे बताई, उन धुनों को जब मैंने गाया और दूसरे साथियों से अभ्यास करवाया, तो अपने आप में मैं कहूँ कि ये मास्टरपीस बन गया। पहला प्रयोग तो हमने ये किया कि गंधारी में पात्रों से इसे गवाया, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो उतना संप्रेषण के स्तर पर उतना अच्छा रहा नहीं। फिर हमारा आपस में ये विमर्श हुआ कि इसको गायन मंडली द्वारा ही गाया जाए और अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग गायक रखे जाए। तो उसमें हमने कुछ अच्छे गले के लोगों को लिया, अच्छे गले वालों को लिया। मुझे याद है शैलेंद्र मैठानी, गोकर्ण बमराड़ा, हेमंत उनियाल, अतुल शाह और बहुत से ऐसे सिंगर्स थे। इन लोगों ने पहला प्रोडक्शन मिलकर के हमने श्रीनगर के GNK ग्राउंड में किया था 2003 में। अच्छा। बस अब ये कहूँ कि उनकी जो परिकल्पना थी, जिसको उन्होंने मुझे कहा था, खेत मुझे याद है पुरोहित साहब ने, कि ये एक सपना है हमारा कि ऐसा होगा, तो सपना उस दिन साकार। और आज वो भारत ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा संस्कृति का पुंज है जिसे हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सबसे विराट संस्कृति है। तो आप समझ सकते हैं कि 2002 से अब तक 2023 तक हालांकि अलग अलग ग्रुप्स इसे करते रहे हैं। और इसमें एक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ, वो रीच ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ देहरादून में, जो लोग विरासत करते हैं। इन्होंने हम सबको प्रेरित किया, और गंधारी गांव में जब ये चक्रव्यूह हुआ तो इन्होंने हमें ये फैसिलिटेट करवाई चीज़ें, कॉस्ट्यूम भी, साउंड भी, और जो भी इसमें एक्सपेंडिचर्स हुए थे, रीच ने उसे ऑर्गेनाइज किया था। तो रीच और विद्याधर श्रीकला का एक जॉइंट प्रोडक्शन था जो पहला वहाँ पर हुआ। उसके बाद हमने विरासत पे भी इसे किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा डिज़ाइन इसका बन गया है, उनके पुरोहित साहब के कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में। आज बहुत से लोग जहाँ जहाँ भी इसे करते हैं, अलग अलग ग्रुप के माध्यम से भी करते हैं, तो ये अपने आप में कभी पिटता नहीं है, कभी ये घिसता नहीं। अच्छा, थोड़ा सा एक ये हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये जो चयन हुआ है आपका, और जो कला की जो अलग अलग विधाएं हैं, तो उसमें से किस में चयन हुआ है, थोड़ा सा इसको विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, संगीत नाटक अकादमी जैसे कि नाम से ही अपने आप में उसका प्रकटीकरण है। इस संगीत और नाटक विधाओं में इस पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, और एक ये रेनाउंड पुरस्कार है। इसमें नाट्य कलाएं होती हैं, जिसमें नृत्य कलाएं भी होती हैं, संगीत भी होता है, अभिनय भी होता है, निर्देशन होता है, ललित कलाएं होती हैं, नृत्य कलाएं होती हैं। इन तमाम पक्षों पर ये पुरस्कार वर्ष में एक बार पूरे भारतवर्ष के स्तर पर दिया जाता है।
अलग अलग क्षेत्रों में, जिले अनुसार, क्षेत्र अनुसार, राज्य अनुसार। तो उत्तराखंड से इस वक्त जो अकादमिक पुरस्कार हैं वो नैनीताल के हमारे वरिष्ठ कर्मी हैं मिस्टर जहूर आलम, और गढ़वाल से सौभाग्य से मेरा नाम आया है। इसके अलावा इसमें युवा पुरस्कार होते हैं जो बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं। तो टोटली उसमें 7 लोग उसमें चयनित हुए हैं, और अब ये 6 तारीख को इसकी सेरेमनी है जो अकादमिक पुरस्कार हैं। उसके बाद युवा पुरस्कार बाद में दिए जाएंगे। ये इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक, मतलब 6 तारीख को वहीं राष्ट्रपति जी के द्वारा। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये कि उत्तराखंड की जो रंगकर्मी की स्थिति है और उसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे बेहतर होना चाहिए? देखिए, वैसे तो हर राज्य की रंग के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए, वहाँ की लोक संस्कृति के लिए नीतियाँ निर्धारित होती हैं। अब ये बात अलग है कि उन नीतियों पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना क्रियान्वयन हो रहा है, ये राज्य सरकारों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। यद्यपि उत्तराखंड में भी अपना एक संस्कृति निदेशालय है, ठीक ठाक निदेशालय है, जहाँ अच्छा खासा सेटअप है, अच्छे वहाँ पर लोग काम करने वाले हैं। लेकिन आफ्टर ऑल जो गवर्निंग बॉडी है वो तो गवर्नमेंट है, सरकार ऊपर से बैठी हुई है, उसका मंत्रालय है। फिर मैं ये भी सुनता हूँ कभी उनके डीजी बदल जाते हैं, कभी डीजी रहते हैं, उनका क्या होता है इसका मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस स्तर पर राज्य सरकार को अपने लोक कलाकारों का संरक्षण करना चाहिए, जिस स्तर पर अपनी लोक संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, और जिस स्तर पर उनको सुविधाएं मुहैया करनी चाहिए, अभी वो करना बाकी है। मुझे इस पटल पर कहने में कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, ये कहने का कोई संकोच भी नहीं है कि बाहरी कलाकार जब आते हैं यहाँ पर, जैसे जिनको सेलिब्रिटी कहा जाता है, यहाँ हमारे स्टेट में हेमा मालिनी आ जाती है जो पहले से ही समृद्ध हैं, धन बल में, नाम में, शोहरत में। वो राज्य सरकार से 50 लाख रुपए ले जाती है। कैलाश खेर नाम के कलाकार जो ऑलरेडी जिनके पास इतनी माया है कि उन्हें कोई कमी नहीं है, वो जैसे अभी कुमार विकास आए थे मेले में, इस तरह के जिनको मतलब राज्य सरकार ही मानती है कि ये इनके पीछे हमारा भी नाम हो। और उस पूरी प्रक्रिया में कलाकार वंचित हो जाता है, और वंचित होने के साथ साथ उसके अंदर एक हीन भावना भी आने लगती है कि अगर इतना मोटा बजट इन लोगों को दिया जा रहा है जो इनके पास ऑलरेडी है, जिनके पास ना नाम की कमी है, ना धन की कमी है, ना प्रतिष्ठा की कमी है, ना सुविधाओं की कमी है। अब ये तर्क दिया जाता है सरकार को, अगर ये सवाल करें कि ऐसा क्यों है, तो ये तर्क दिया जाता है कि आप कब हेमा मालिनी को देखेंगे या कब आप कैलाश खेर को देखेंगे, है ना। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ठीक है, आपने हेमा मालिनी को हमने हमें दिखाया, कैलाश खेर को हमें सुनाया, लेकिन क्या वहां के कलाकारों ने यहाँ के नरेंद्र सिंह नेगी को बुलाया है कभी? या यहाँ के जो रिनाउंड जो हमारे फोक सिंगर्स हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, क्या उनको बुलाया है कभी? अगर एक्सचेंज भी हो तो फिर इस लेवल का होगा। वो तो हमें ना बुलाए और आप उन्हें बुलाते रहे। जैसे अभी मेले में ही हुआ, मेले में क्षेत्रीय कवि सम्मेलन नहीं हो पाया। हाँ, अब आप देखिए कि अभी उदाहरण आपके पास है, वैकुंठ चतुर्दशी मेला हुआ, अच्छे कार्यक्रम हुए। हमें तो ये जानकर उत्साह हो रहा था कि क्षेत्रीय कवि सम्मेलन भी हो रहा है, लेकिन बात में पता चला वो हुआ नहीं। तो ये सब वो प्रश्न हैं जिन पर मुझे लगता है कि विनम्रतापूर्वक सरकार को, संस्थाओं को, निगमों को सोचना पड़ेगा कि अपने कलाकारों का संरक्षण अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उनके लिए निश्चित कुछ पॉलिसीज बने, उनका हेल्थ बीमा हो, उनका यात्रा बीमा हो, यात्रा में उनकी सुविधाएं दी जाएं। जिस तरह से सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने रोडवेज की बसेज में फ्री पास बनाए हैं, कलाकारों के लिए भी कुछ ऐसा बनाए, क्योंकि कलाकार घर में रहेगा तो भूखा मर जाएगा, उसको जाना ही जाना होता है और दिन रात का सफर होता है। तो क्या ऐसी सुविधाएं हो सकती हैं, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि उसको कम से कम बसेस के पास मिल जाए, सरकारी बसों को मिल जाए।
रहने के कहीं न्यूनतम कहीं जो सरकारी आवास है वो मिल जाए। मुझे लगता है अगर इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं बीच में वो कर रहा हूँ, आपका इतना सफर रहा जो जी। रंग कर्म को लेकर के, और जिस हिसाब से आप एक स्थिति को रख रहे जी हैं, जी। तो परिवार के साथ में कोई ऐसी घटना है? हाँ, परिवार के साथ तो बहुत सी घटनाएं हैं। अब नोक झोंक तो होती रहती है। कहते हैं ना कि वो कॉक्सिजनेबल कहना कैलिएबल कुछ ना। हमारे साथ तो ये स्थिति रही, हैंड टू माउथ आर्टिस्ट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, समाज ने बहुत नाम दिया, समाज ने बड़ी इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, और आज अगर ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है तो ये इसमें सबसे बड़ा योगदान तो परिवार का होता है। और मैं इसमें अपनी पत्नी को, अपने माँ बापों को, अपने बच्चों को इसमें शामिल करना चाहता हूँ, जिन्होंने, मैं आपको बताऊं कि मेरा बड़ा बेटा अभी 20 वर्ष का हो गया, तो मुझे ये पता नहीं चला कि कब वो 20 वर्ष का हुआ। एक घटना मैं बता देता हूँ जो कि परिवार की आपने बात कही है, कि श्रीनगर में हम एक नाटक कर रहे थे जिसका नाम था यकलू बटोही। वो ईशा मसीह के जीवन पर हमने गढ़वाली रूपांतरण किया। वो प्रोफेसर पुरोहित साहब ने ही वो स्क्रिप्ट तैयार की, उसके गीत लिखे और मुझे उसका निर्देशन का जिम्मा दिया गया। 1 महीने की वर्कशॉप थी, तब मेरी पत्नी गर्भवती थी और ये तय था कि दिसंबर में बच्चा होना है। डेट का थोड़ा सा आगे पीछे, 25 दिसंबर को डॉक्टर ने डेट दी थी और 21 तारीख को हमारा नाटक तय हुआ। और इसी बात को लेकर के तय हुआ, क्योंकि 25 को होना था, तो मैंने पुरोहित साहब से कहा कि सर इसको 25 नहीं 21 को करेंगे, ताकि आगे पीछे थोड़ा मुझे भी समय मिल जाएगा। लेकिन अब ऊपर वाले की करनी है, उसका फैसला था। 21 को हमारा नाटक तय हुआ और हम नाटक की तैयारियां कर रहे हैं। मंच सज रहा है, माइक लग रहा है, साउंड लग रहा है, लाइट्स लग रही हैं। उधर घर से खबर आई कि बीवी को अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई है, यानी सुई पड़ा जाता वो। तो इस बात को सुनकर थोड़ा सा मैं असहज हो गया, टेंशन हो गई। इधर तो सब, मुझे याद है कि हमारे कुलपति प्रोफेसर नटराजन साहब चीफ गेस्ट थे, तो उनका भी था कि अच्छा हो जाए। फादर चकनट जो सातरम्याम के डायरेक्टर थे, वो भी बड़ी प्रतिष्ठा से उससे जुड़े हुए थे, उनका भी मन था कि बहुत अच्छा हो जाए। 21 दिसंबर बड़ी ठंड का दिन था, तो बड़ा बेचैन हो गया मैं, क्या किया जाए, नाटक किया जाए या घर में देखा जाए। तो मैंने जब साथियों को कहा कि हो सकता है कि मुझे नाटक छोड़ना पड़े और आप लोग निभाइए, तो वो बड़े असहज हो गए। जो हमारे कलाकार थे, एक्टर थे, म्यूजिशियन थे, कहने लगे साहब ऐसे कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता बिना आपके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो लीड सिंगिंग साज था मेरे पास था, उसके जितने भी जो म्यूजिक के जो कॉर्ड्स थे, उसके क्यूज था, फिर मतलब आफ्टर ऑल डायरेक्टर को रहना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने फादर चकन को भी कहा, वो भी बड़े घबरा गए। पुरोहित साहब को मैंने कहा, वो भी घबरा गए। घबरा से मतलब वो असहज तो हो गए इस तरीके, मतलब थोड़ा सा मामला बिगड़ सा गया। लेकिन ऊपर वाली कृपा है, घर में गया तो मैं वहाँ पर एक लोकल दाई जिन्हें कहते हैं, सावित्री उनका नाम है, अब पता नहीं है कि नहीं है, अब नहीं है। तो ऊपर वाला उनको अच्छा स्थान दे अपने स्वर्ग में। उनका मुझे, जब मैं घर में ले गया, दिखाया, मैंने कहा ये हमने हॉस्पिटल की तैयारियां कर ली थी, तो सावित्री जी ने कहा कि चिंता नहीं है, अगर मुझ पर विश्वास है तो बेटा घर में ही हो जाएगा, और तुम जो आप काम करने के लिए गए हो उसे आराम से करो, घबराने की बात नहीं। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तब टेलीफोन, बेस फोन हुआ करते थे, टेलीफोन से सूच रहे हैं कि यहाँ बेटा हो गया है और चाहो तो एक चक्कर आ जाओ, देख करके चले जाओ और अपना काम करो। गया, मैंने पितरों का आशीर्वाद लिया। मेरी दादी वहाँ पर थी, माँ जी वहाँ पर थी, अड़ोस पड़ोस के लोग थे। ईश्वर का धन्यवाद किया और नाटक बहुत बेहतरीन हुआ। इधर घर में बेटा हुआ, उधर नाटक बहुत बेहतरीन हुआ, खुशियाँ मनाई गई। तो ये तो एक बड़ा मतलब एक इंसिडेंट है। ऐसे बहुत से ऐसे कहानियाँ हैं जब हम मतलब उद्वेलन जिसे कहते हैं, इस पूरी यात्रा में अप एंड डाउन्स जो ऐसे आते गए, लेकिन हिम्मत अगर अंदर हो तो हर स्थितियों से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में प्रोफेसर राकेश भट्ट जी, और उनके कई किस्से और कई कहानियाँ और कई
वास्तविक झलकियाँ हम लोगों ने देखी और बात की। आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद। लोक गायन का जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत विशाल है, बड़ा विराट है। और आपने चक्रव्यूह के किसी गीत को सुनने का मन किया है। एक प्रसंग है जब चक्रव्यूह भेदने के लिए अभिमन्यु भीम धृष्टद्युम्न के साथ जा रहा है। चूंकि अर्जुन है नहीं, कृष्ण भी नहीं है, तो पांडवों की तरफ से जय घोष के साथ में ये शुभकामनाएं दी जाती हैं और ये याचना की जाती है। ये इस गीत में चक्रव्यूह के अंदर प्राय हम लोग गाते हैं। हाँ सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, तेरो बाटू यरदीराला तेरा बोबा वे, तेरो बाटू यरदीराला तेरा बोबा वे, ये चक्र भी तर लाड़ा यखूली ना जय, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, ये तेरो रछपाल गौड़ा भीम जोधा, धृष्टद्युम्न सात्विक वीर संग वाचला, ये बैरियों का चोर छतर हुआ पीछे दे, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, ये आज हो तुम्हार मान यो पांडवों को बंसा, तेरा खेला कुल की अर्जुन का वंश, ये तेरा खेला कुल की अर्जुन का वंश, पीठ देखी तेरी